पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है परमाणु। परमाणु के विषय में हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है पदार्थ का अविभाज्य कण होता है, जो कि महर्षि कर्णाद ने बहुत पहले कह चुके थे। इस पे जो है रिसर्च चलती रही और कई मॉडल प्रस्तुत हुए, परंतु जो मॉडल काफ़ी चर्चा में थे उन मॉडल के विषय में हम बात करेंगे। उन मॉडल में से एक मॉडल जो है परमाणु के विषय में मॉडल दिया था जे थॉमसन ने 1898 में। इस मॉडल के विषय में बात करें तो इस मॉडल की जो विशेषता थी ये थी कि जब जे थॉमसन ने जब मॉडल दिया तो उन्होंने इसकी कल्पना की और बताया कि जो परमाणु होता है उसके अंदर धनावेश जो होता है वो पूरी तरीके से फैला हुआ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो ऋणावेश होता है वो उसके अंदर बीच में धंसे हुए होते हैं, और बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, ठीक इसी तरीके से होता है। अब और इस चीज पे यानी पहला मॉडल जब प्रस्तुत किया गया तो लोगों की जिज्ञासा और बढ़ी। उसी समय यानी जे थॉमसन के समय पर ही उनके एक शोध छात्र जो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन पे एक प्रयोग कर रहे थे, जो कि स्वर्ण पन्नी पर प्रयोग किया था। और वो जो प्रयोग किया था उस प्रयोग के दौरान ही उन्होंने अल्फा कण मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उन रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंदर से अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण निकलते हैं। तो यहाँ पर जो रदरफोर्ड है वो अल्फा कण पे प्रयोग कर रहे थे। अल्फा कण पे प्रयोग करते समय और उनके दो स्टूडेंट थे, हैंस गाइगर और मार्सडन। इन लोगों को उन्होंने अल्फा कण के लिए जो पूरा सेटअप तैयार किया और उन लोगों को कहा कि इस पे प्रयोग कीजिए। प्रयोग करने के बाद जो चीज़ें निकल के आई, आप लोगों ने जो स्वर्ण पन्नी के ऊपर जो अल्फा कण की जो बौछार होती है वो वाला प्रैक्टिकल देखा होगा। उस प्रैक्टिकल के अंदर उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है वो सीधे निकल जाते हैं, कुछ मतलब 800 में से 8000 में से एक आध कण जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ कण जो है वो हल्के से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें हैं इससे रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल के आधार पर उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है, परमाणु का जो धनावेश होता है वो एक सूक्ष्म आयतन में सीमित होता है तथा इसका शेष भाग जो है खोखला होता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन या जो ऋणायन है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उस मॉडल की जो खास बात है वो किसी परमाणु का कुल धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह। यहाँ पे जब रदरफोर्ड ने मॉडल प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यदि हम कंपैरिजन करें थॉमसन के मॉडल की और रदरफोर्ड के मॉडल की, तो दोनों मॉडल के अंदर थॉमसन ने मॉडल के अंदर कहा था कि जो धनावेश है वो बिखरा हुआ होता है, परंतु जो रदरफोर्ड का मॉडल है, रदरफोर्ड ने मॉडल में कहा है कि जो धनावेश है वो एक जगह लगभग सीमित होता है और उस भाग को कहा जाता है नाभिक कहा जाता है। इस प्रकार नाभिक की सबसे पहली जो परिकल्पना जो आई वो रदरफोर्ड ने इसकी परिकल्पना दी थी। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो ये नाभिक होता है, यहाँ पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके आसपास ऐसे चक्कर लगाते हैं, और वैसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो इस मॉडल को इस कारण ग्रही मॉडल या नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। तो ये बात हुई हमारी थॉमसन के मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल की बात। इसके बाद इस आधार पर कैसे इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं थे, मॉडल की गणितीय रूप की बात करेंगे।
तो जैसा कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो ऋणावेश होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। यानी यहाँ से हम देखें, ये यदि नाभिक है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ से बात समझ में ये आती है कि इलेक्ट्रॉन यदि इसके आसपास चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने के पीछे जो फोर्स होता है या जो बल होता है, यदि कोई भी कण किसी वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगा रहा है तो उसे वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनके पास अभिकेंद्रीय बल है, परंतु उन्हें वो अभिकेंद्रीय बल कैसे प्राप्त हो रहा है? जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य का चक्कर लगाने के लिए उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान कर रहा है? तो यहाँ से हम देखें कि यहाँ ऋणावेश और धनावेश के बीच में स्थिर विद्युत बल के कारण इन्हें अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो। तो इनके बीच में स्थिर विद्युत बल लगेगा, स्थिर विद्युत बल के कारण जो है इन्हें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है। तो यहां से हम देखते हैं कि मतलब ऋणावेश और धनावेश के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स Fe बराबर, उसकी वैल्यू हम कूलॉम के नियम से यदि लिखेंगे तो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। मतलब यदि हम किसी ऐसे परमाणु की बात करें जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो, तो यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 1 × 1 E होगा, तो E स्क्वायर कर देंगे और इनके बीच की डिस्टेंस जो भी होगी, मान लेते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो R है, तो हो जाएगा Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बटे R स्क्वायर, जो कि कूलॉम के लॉ से हमने लिखा है, कूलॉम के नियम से लिखा है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया धनायन और ऋणायन के बीच में जो स्थिर विद्युत बल है। अब जो स्थिर विद्युत बल के कारण इन्हें अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, इसका मतलब यह हुआ कि जो इसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल हो गया हमारा Fc, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर हो गया mv² बटे r। m यहां पर हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v हो गया उसका वेग और r जो हो गया उसकी रेडियस हो गई, यानी ये नाभिक की रेडियस होगी। अब यदि हम यहां से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो प्राप्त हो रहा है वो किससे प्राप्त हो रहा है? स्थिर विद्युत बल के कारण। इसका मतलब ये है कि स्थिर विद्युत बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों कैसे होंगे? एक समान होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसके हिसाब से कि Fe बराबर Fc, तो Fe हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बटे R स्क्वायर, और ये हो गया हमारा mv² बटे R। यहां से आपको जिसकी भी वैल्यू चाहिए, हमें R निकालना हो तो R निकाल सकते हैं और यदि V निकालना हो तो V निकाल सकते हैं। देखें, यदि हमें R निकालना होगा तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं, या इसको लिख दे हम, R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/R बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv² बटे E स्क्वायर। एक R से ये R कैंसिल हो गया, ये 1/R की वैल्यू प्राप्त हुई है। यदि R की वैल्यू चाहिए तो R बराबर हो जाएगा हमारा E स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी रेडियस हो गई E स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। अब यहाँ पे इनकी सबकी यदि हम वैल्यू रख देते हैं तो ये वैल्यू रखने पर हमें
इसकी रेडियस पता हो जाती है। एग्जैक्ट इसी फार्मूले से यदि हम लोग देखें तो यहां से यदि मुझे वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो वी स्क्वायर बराबर, या यहां से आप वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हो, यानी एम वी स्क्वायर बटे आर। यदि सेम यही इक्वेशन की बात करें हम तो यहां से वी स्क्वायर निकालना है तो आर को इस तरफ ले जाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। वी स्क्वायर चाहिए तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और आर ऊपर चला जाएगा, एम नीचे आ जाएगा। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई हमारी, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे एम आर, यानी वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई। यदि वी की वैल्यू चाहिए, वी की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन किस चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वी निकालेंगे तो वी बराबर हो जाएगा हमारा ई बटे √4 एप्सिलॉन नॉट एम आर। यानी यहां से ये तय हो गया कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस क्या है और इलेक्ट्रॉन किस चाल से उसके चक्कर लगा रहा है। तो यहां पर ये पता हो गया हमें कि रेडियस क्या है और उसका वेग क्या है। साथ ही साथ यदि हमें यह पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है तो हम इससे इसकी ऊर्जा का भी पता लगा सकते हैं। तो ऊर्जा का पता लगा सकते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास यांत्रिक ऊर्जा होगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कुल कितनी ऊर्जा है, तो वो भी हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। देखिए यदि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की यदि ऊर्जा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा पहले हम निकाल लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, अब आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो अभी हमने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, वी स्क्वायर की वैल्यू सेम इसी फार्मूले से अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। वी स्क्वायर यदि आपको फाइंड करना है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और आर बटे एम, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर बचेगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे एम आर। यानी ये वैल्यू निकाल ली हमने वी स्क्वायर की। तो वी स्क्वायर की ये वैल्यू इसके अंदर हम रख देंगे तो ये बनेगा आपका K × E बराबर KE बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 m, और वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे एम आर। एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर। यानी काइनेटिक एनर्जी निकल के आई आपकी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर। अब यदि हम बात करें कि इसकी स्थितिक ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी जो स्थितिक ऊर्जा होगी U बराबर हो जाएगा इसका, जैसा कि U की वैल्यू होती है, क्योंकि स्थितिक ऊर्जा नेगेटिव होगी इसलिए हम लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर, जो कि हम विभव वाले फार्मूले से या स्थितिक ऊर्जा ही होती है। अब यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन के पास कुल एनर्जी कितनी होगी, कुल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी, तो दोनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की कुल एनर्जी, कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा हो जाएगी KE + U। KE का मान है हमारे पास, KE निकाला था हमने 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर और प्लस, और ये नेगेटिव होती है इसलिए इसको लिखेंगे -1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे
तो एलसीएम निकल के आया हमारा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से पूरा कट गया तो यहाँ बचेगा केवल ई स्क्वायर, और यहाँ पे ये 4 दूनी 8 दो बार कटेगा तो 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, हो जाएगा -2e²। तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई इलेक्ट्रॉन की, 2e² में से e² गया तो -e² बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बची हुई है वो एनर्जी होती है -e² बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा है वो ऋणात्मक ऊर्जा है, और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है, नाभिक के आसपास ही चक्कर लगाता है। यदि उसके पास ये एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती तो वो इसे छोड़कर चला जाता। तो नेगेटिव एनर्जी होने के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन है वो उस कक्षा से बंधा हुआ होता है और वहीं पे चक्कर लगाता है। तो ये हमने रदरफोर्ड के मॉडल के विषय में बात की थी। आगे हम बोर के मॉडल के बारे में और कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ेंगे।